वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इसमें हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ कौटिल्यज अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणाएं। सबसे पहले मैं इसमें आपको ये क्लियर कर दूं कि इसकी जो टर्म्स है वो मैं हिंदी में ही यूज़ लेने वाली हूँ, क्योंकि इंग्लिश में भी वो सेम वही रहने वाली है। कौटिल्य आपका हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट है कौटिल्य का, लेकिन ये आर्थिक जगत में हम कह सकते हैं कि इसके जो विचार रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, इसलिए हम उनको अर्थशास्त्र के अंदर इंक्लूड करते हैं और उनको हम पढ़ते हैं। इसलिए उसकी जो टर्म्स हैं उनको मैं हिंदी में ही बोलने वाली हूँ, क्योंकि इंग्लिश में भी वो सेम रहेंगी, एज इट इज़ रहेंगी। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कौटिल्य के बारे में। थोड़ी सी बेसिक मैं आपको बता दूं कि कौटिल्य ने अब इसका जो महान ग्रंथ रहा था अर्थशास्त्र, उसमें इसके जो इकोनॉमिक थॉट्स थे उनको बहुत ही क्रमबद्ध ढंग से, बहुत ही सीरियल से प्रेजेंट किया था। और उस टाइम के जो तत्कालीन मुद्दे थे, आर्थिक मुद्दे थे, उन पर बहुत ही अच्छे से अपना साइंटिफिक एनालिसिस किया था। उसने बहुत सारे पहलुओं पर, बहुत सारे हम कह सकते हैं सब्जेक्ट्स पर, जैसे आपका एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, मापतोल, ये आपका सार्वजनिक वित्त, पब्लिक फाइनेंस हो गया, निजी संपत्ति हो गई, और निजी संपत्ति के अधिकार, इन सब पर बोलते हैं ना बिहेवियरल थ्योरी अपनी दी थी, यानी व्यवहारिक विचार इसने व्यक्त किए थे। अब थोड़ा सा हम कौटिल्य के बारे में पढ़ें कि ये कौन था। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इसका जो जन्म का नाम था वो विष्णुगुप्त था। इसको आप थोड़ा हिस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये विष्णुगुप्त था इसका नाम, लेकिन इसके पिता का नाम था चणक, और पिता का नाम चणक होने की वजह से इसको चाणक्य कहा गया। और यह चूंकि कुटिल और कुशाग्र राजनीतिज्ञ था, ये बहुत ही तेज पॉलिटिकल बंदा था, इस वजह से इसको कौटिल्य नाम से जाना जाने लगा। और ये जो कौटिल्य था, ये जो राजा था उस टाइम का, तत्कालीन राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उसकी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए इसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। एक तरीके से ये चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति कह सकते हैं हम, या प्रधान, जो प्रधान होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्य जो हम कहते हैं ना कि राजा का जो मेन कर्ता धर्ता होता है, वजीर जिसको बोला जाता है, उसके रूप में कौटिल्य था। उसका गुरु था चंद्रगुप्त मौर्य का कौटिल्य, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थशास्त्र की रचना की। तो ये इसके थोड़े हिस्ट्री वाला पार्ट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो प्राचीन भारतीय चिंतन की नीतिपरक परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतिनिधि ग्रंथ रहा। और इसका जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र की रचना उसने की, इसकी रचना 321 से 300 वर्ष ईसा पूर्व के बीच होने का ऐतिहासिक मत रहा है। हिस्ट्री हम पढ़ें तो उसमें ये कहा गया है कि इस सन के बीच में इसने रचना की है। इसका जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, वो जो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट है, जैसे एडम स्मिथ का वेल्थ ऑफ नेशंस हो गया, या फिर जे.एस. मिल्क और मॉल्थस की कॉन्सेप्ट हो गए, या उनके मॉडर्न इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हो गए, उनसे बहुत दूर रहा है इसकी इकोनॉमिक्स हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इसकी इकोनॉमिक्स क्यों इम्पोर्टेंट से क्यों उसको पढ़ा जाता है, क्योंकि वो उस टाइम की इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो एनालिसिस जो उसने अपने इकोनॉमिक्स में दिया है, अपने अर्थशास्त्र में दिया है, वो भारत की करंट जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं या करंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में भी अपना बिहेवियर सॉल्यूशन हेल्पफुल प्रदान करता है। यानी कि वो अभी भी हेल्पफुल है इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, किसकी, इंडिया की। इस वजह से उसको हम पढ़ते हैं। और वो एक अर्थशास्त्री नहीं था, वो इकोनॉमिस्ट नहीं था, वो एक दार्शनिक था, कूटनीतिज्ञ था और प्रबुद्ध विचारक था। उसके अर्थशास्त्र में अगर कोई व्यक्ति आधुनिक यानी कि वेस्टर्न पाश्चात्य अर्थशास्त्र की विषय सामग्री खोजेगा तो वो मुश्किल होगी, उनको वेस्टर्न इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसने तत्कालीन भारत की शासन व्यवस्था के संदर्भ में, तत्कालीन भारत की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के संबंध में लिखा था। और
प्राचीन भारत की अर्थशास्त्र की विषय सामग्री सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप एंड इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग लिखा था, और उस टाइम की भारत की जो सब्जेक्ट मैटर स्कोप एंड इम्पोर्टेंस थे वो वेस्टर्न कल्चर से या वेस्टर्न जो कंट्रीज थे उनसे अलग थे। कौटिल्य का एक कथन है, वो मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, वो मैं आपको वैसे भी ग्रुप पर मैसेज कर दूँगी, उसको इस PDF में एडिट करके, या फिर वैसे आप लिख सकते हो। कौटिल्य ने अपने सेंटेंस में लिखा, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, यानी कि सुख का मूल उसने धर्म को कहा, धर्म का मूल अर्थ को कहा, और अर्थ का मूल उसने राज्य को कहा। इसके अलावा उसने यह भी लिखा कि संसार में धन ही वस्तु है, धन के अधीन कर्म और काम है, अर्थात धर्म के अकॉर्डिंग ही सारे धर्म और काम किए जा रहे हैं। धन को उसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। अब हम बात करेंगे मेन इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ कौटिल्य। अभी तक हमने कौटिल्य की थोड़ी हिस्टोरिकल थॉट्स को या हिस्टोरिकल जो डेटा थे उनको हमने पढ़ा कि कौटिल्य कौन था और उसने किस ग्रंथ की रचना की, ये सब हमने डिस्कस किया। अब हम उसके मेन आइडियाज़ पढ़ेंगे इकोनॉमिक दृष्टिकोण से। तो उसने अपने जो महान ग्रंथ था उसके ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र था, और जिसको हम आज पढ़ते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रूप में। उसमें उसने ज्ञान की 4 शाखाओं का चित्रण किया, यानी कि उसने 4 जो ज्ञान की जो 4 शाखाएं थी उनके बारे में बताया, जो कि थी, अब देखिए ये एज इट इज़ रहेंगी आपकी, त्रयी, 2 वार्ता, 3 अन्वेक्षिकी और 4 दंड नीति। यानी रिलीजियस फिलोसॉफी हो गई, वार्ता इकोनॉमिक्स हो गया, अन्वेक्षिकी फिलोसॉफी, और दंड नीति पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र। ये 4 इसने धर्म की शाखाएं बताई, और इनके बारे में हम डिटेल्स में यहाँ पर पढ़ेंगे। त्रयी को इसने बोला, यानी आपका रिलीजियस फिलोसॉफी, इसमें इसने वेद वेदांगों के ज्ञान से के साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक विषयों का समावेश किया, यानी कि इसने मोरल जो विषय थे, सब्जेक्ट्स थे, मोरल जो थॉट्स थे उनको लिया और आध्यात्मिक को लिया। स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स और मॉरल सब्जेक्ट्स को इसने इसमें इंक्लूड किया, किसमें, धर्म दर्शन में। इसके अलावा इसने इसमें सोशल मैटर्स को भी इंक्लूड किया। सेकंड है आपका इकोनॉमिक्स वार्ता। इसमें इसने एग्रीकल्चर, पशुपालन, खनन उद्योग और व्यापार, यानी आपका एग्रीकल्चर और पशु संपदा से रिलेटेड, और हस्बेंड्री यानी कि आपका, और ये जो खनन उद्योग है, माइंस इंडस्ट्रीज़ और ट्रेड, इन सबको इंक्लूड किया, जिनके द्वारा यानी आपके जो भौतिक साधन है और संपत्ति है उनका अर्जन होता है। वहीं दूसरी ओर उसने वनों, वन्य जीवों, धात्विक खनिजों, राज्य की आर्थिक व्यवस्था को भी सम्मिलित किया। अन्वेक्षिकी फिलोसॉफी में कौटिल्य ने तर्क, विवेक और न्याय के सिद्धांतों को इंक्लूड किया, यानी आपका जो लॉजिकल और आप बोलें कि जस्टिफाइड, जो जस्टिफिकेशन के या जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स थे उनको इसने इंक्लूड किया। दंड नीति पॉलिटिकल साइंस में इसने राज्य तंत्र और राजनीति शास्त्र को ज्ञान की उपरोक्त तीनों शाखाओं यानी त्रयी, वार्ता और अन्वेक्षिकी, इनके सही एवं सफल क्रियान्वयन के लिए इसने इम्पोर्टेंस दी, उत्तरदायी माना दंड नीति को। और कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में इन्हीं 2 विद्याओं पर ध्यान अधिक केंद्रित किया, प्रमुख ग्रंथ में किन नीतियों पर, वार्ता और दंड नीति पर, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। कौटिल्य के समय में अर्थशास्त्र न केवल वेद वेदांगों का महत्वपूर्ण अंग था, वरन उसमें धर्मशास्त्र की उपयोगिता की अभिव्यक्ति की पूर्ण क्षमता होने के कारण यह धर्मशास्त्र का भी अविभाज्य अंग था। मीन्स इसमें रिलीजियस जो फिलोसॉफी थी उसकी भी काफ़ी ज़्यादा उसको भी इंक्लूड कर लिया गया था, और उसकी भी इसमें उपयोगिता थी।
किसमें? इस अर्थशास्त्र में। और इसमें वेद वेदांग भी शामिल किए गए थे। इनके अलावा जो भौतिक साधन है आपके कंजम्पशंस के लिए, जो भी हमारे पास में फैसिलिटीज़ हैं उस टाइम पे थी, और उनके लिए और अल्प अर्जन की क्रियाओं के लिए, यानी कि आपकी अर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड को भी इंक्लूड कर लिया गया था। इनके अलावा कौटिल्य ने धर्म, अर्थ एवं काम, इनके आधार पर मानव जीवन का विवेचन किया। उसमें से उसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी अर्थ मीन्स धन को, क्योंकि बिना अर्थ के किसी भी प्रकार की क्रिया संभव नहीं है। बिना आपके पास में विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग, यू कांट डू एनी एक्टिविटी। सो उसने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी अर्थ को, धन को या मनी को। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में सर्व संस्थापित परंपरागत धर्म प्रधान विचारों के विरोधी अर्थ प्रधान विचारों का प्रतिपादन किया। मीन्स उसने धर्म को कम इम्पोर्टेंस देते हुए मनी बेस्ड या अर्थ बेस्ड या धन संबंधी जो विचार थे, जो कॉन्सेप्ट्स थे, उनका प्रतिपादन किया, उनको लागू किया, और उसके अनुसार अर्थ ही सबसे प्रथम एवं महत्वपूर्ण माना गया। और परिणाम स्वरूप आदर्शवाद के स्थान पर, यानी पहले तक क्या कर रहे थे, धर्म को इम्पोर्टेंस दी और आदर्शवाद चला आ रहा था, तो उसके स्थान पर भौतिकवाद का प्रादुर्भाव हुआ। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थ एवं अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में अर्थ और अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा कि मनुष्य के व्यवहार तथा जीविका को अर्थ कहते हैं। अब देखिए, मनुष्य व्यवहार क्या कर रहा है, जीविकोपार्जन के लिए कर रहा है, और जो कुछ भी व्यवहार वो जीविकोपार्जन के लिए कर रहा है उसको हम अर्थ कह रहे हैं। मनुष्य से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। उसने कहा जिस भूमि पर मनुष्य है उसका नाम ही अर्थ है। और नई भूमि की प्राप्ति, उस टाइम पर चूंकि राज्य तंत्र था तो उसमें भूमि को इम्पोर्टेंस दी गई थी कि नई भूमि की प्राप्ति और उसके रक्षण के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए, टू रिसीव और टू अचीव न्यू लैंड एंड फॉर सिक्योरिटी ऑफ पर्टिकुलर लैंड, जो भी आप उपाय अपना रहे हो, जो भी आप अपने तरीके आजमा रहे हो, उनको निरूपण उनके लिए, उस शास्त्र को ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। कौटिल्य ने कहा, मनुष्याणां वृत्तिरथम मनुष्यवती भूमिरित्यर्थ तस्या पृथ्वी या लाभ पालनोपाय शास्त्रमर्थ शस्त्रमिति। ये थोड़ा संस्कृत में है, इसको थोड़ा आप देख लेना, ये लिख ज़रूरी नहीं है वैसे ये, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है कि कौटिल्य के विचारों में धर्म पर अर्थ की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। यानी इसने ये जो मैंने अभी लिखा था, अभी आपको बोला था, मनुष्य के व्यवहार और जीविका को अर्थ कहते हैं और युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है, ये सबको इसने यहाँ संस्कृत में सब शब्द समझा दिया जो मैंने अभी आपको बोला था। और उसके अनुसार सुख का मूल अर्थ है, वो धर्म है, धर्म का मूल अर्थ और अर्थ का मूल राज्य है। ये भी मैंने आपको बता दिया, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ और अर्थस्य मूलम राज्यम। यानी उसने धर्म पर, जो रिलीजियस एस्पेक्ट्स थे उन पर इकोनॉमिक्स की ज़्यादा वैल्यू दी, इकोनॉमिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, और उसने कहा भी कि संसार में धनी वस्तु और धर्म और काम धर्म के अधीन है। अब हम बात करते हैं धर्म। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो केवल धन का शास्त्र नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा वो वाइड है। और प्रोफेसर दत्तात्रेय रामकृष्ण भंडारकर के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र वह अर्थ है जो पुरुषार्थ के त्रिवर्ग धर्म, अर्थ एवं काम में से एक है। अब ये कुछ हिस्ट्री का पार्ट दे दिया है इसमें, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो उसको मैं छोड़ रही हूँ। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र का राजनीतिक आधार भी है, क्योंकि एक विशेष राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों का संपादन और अर्जित जो संसाधन है या जो साधन है उनका सदुपयोग अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण विषय है। यही कारण रहा कि जो पाश्चात्य अर्थशास्त्री रहे, वेस्टर्न जो इकोनॉमिस्ट रहे, जैसे कि एडम स्मिथ, जे.एस. मिल और रॉबिन्सन, इनकी भांति कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी एक राजनीतिक शास्त्र कहा जा सकता है। यानी इसको भी हम पॉलिटिकल इकोनॉमी कह सकते हैं। अब
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को धर्म, नीति और दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया और अर्थशास्त्र को राज्य शास्त्र का अविभाज्य अंग बना दिया। यानी उसने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटिक्स को एक कर दिया, क्योंकि राज्य तंत्र में भी उस टाइम पे राज्य तंत्र ही था, लोकतंत्र नहीं था। उसमें भी 4 बातें रही थी कि अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति का प्रयास करना, जो आपको प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, प्राप्य वस्तु का रक्षण करना, उचित रूप से रचित वस्तु की वृद्धि करना और वृद्धि से प्राप्ति को उचित कामों में लगाना। ये 4 बातें रही थी। और इनमें से जो फर्स्ट 2 बातें रही थी वो अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट मैटर और बेस रही थी, जैसे भूमि की प्राप्ति और उसका रक्षण करना। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर एवं स्कोप, विषय सामग्री एवं क्षेत्र, किसकी? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। तो फर्स्ट है सेफ्टी ऑफ ओन्ड और रिसीव्ड लैंड, यानी कि प्राप्त भूमि का रक्षण। आपके पास जो भी भूमि प्राप्त है, आपके पास जितनी भी भूमि है आपके खुद के अधीन, उसकी आप रक्षा करो। यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पहला सिद्धांत रहा। और इसके जो अर्थशास्त्र, इसकी जो बुक थी, उसके प्रारंभिक अध्यायों में राजा की भावनाओं, कार्यों और राजकाज के प्रशासन, कानून व्यवस्था और राज्य की रक्षा के साथ साथ अर्थशास्त्र के पहले 5 अधिकरणों में प्राप्त भूमि के रक्षण पर जोर दिया गया। यानी इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जो सारे फंक्शंस जो राजा कर रहा था और उसकी जो कानूनी व्यवस्था थी, उन सब के साथ साथ वो भूमि के रक्षण पर भी उसने जोर दिया। सेफ्टी ऑफ ओन लैंड पर जोर दिया, यानी कि उसका मेन कार्य था अपनी जो लैंड थी उसकी सेफ्टी करना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कार्य जो माना गया वो था नई भूमि की प्राप्ति के प्रयत्न करना, एफर्ट्स टू एक्वायर न्यू लैंड। छठे अधिकरण में, अपनी बुक के छठे अधिकरण में नई भूमि प्राप्ति का उसने विवेचन किया, और जिसमें राज्य की 7 प्रकृतियां, जैसे कि उसने राज्य को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनमें उसने मित्र, आपका जो फ्रेंड है वो रखा, एनिमी रखा, पड़ोसी राज्य से संबंध रिलेशंस, गुप्तचर रखे, सेना व्यवस्था रखी, और भी काफ़ी सारी ये 7 प्रकार की चीज़ें रखी। एक आपका दुर्ग रखा था इसमें, और मेन एक राजा भी था। ये सारी चीज़ें उसने राजतंत्र में रखे, और इनके विवेचन के साथ साथ उसने पर राष्ट्र नीति के 6 प्रकार बताए। तो जो मेन, अगर अर्थशास्त्र को हम देखें, कौटिल्य को अर्थशास्त्र को, तो उसमें उसने इन बातों पर जोर दिया कि जो परिलक्षित हैं उनका संवर्धन करना, यानी जो आपके पास है उनको तो आप विकास करना, उनको बढ़ाना, और जो वृद्धि से प्राप्त है और जिन चीज़ों को आपने वृद्धि से, संवर्धन से प्राप्त किया है उनको उचित कामों में लगाना। ये बाद के 2 सब्जेक्ट्स रही। फर्स्ट जो 2 मैटर रहे वो तो था प्राप्त भूमि का रक्षण और नई भूमि की प्राप्ति के प्रयत्न, और थर्ड जो रहा था वो था आपका उचित रूप से रचित वस्तु की वृद्धि करना और वृद्धि से प्राप्ति को उचित कामों में लगाना। इन दोनों पर उसने कम जोर दिया। उसने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे उपायों का समावेश किया, ऐसे उपाय अपनाने पर जोर दिया जिनके द्वारा राजा अपने अधीन क्षेत्र से अधिक धन जुटा सके। अब हम यहाँ बात करेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, इसको मैं यहीं स्टॉप करती हूँ।